हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आज इसकी दूसरी क्लास। पहली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था वो करेंगे 1 मिनट में रिवाइज और फिर उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स को स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं और आज से हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रिंसिपल वो कौन से हैं जो अगर हम अपने बिजनेस में लगा दें तो हमारा बिजनेस जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो लास्ट क्लास के अंदर हम बात करें तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी मैनेजर को, किसी पर्सन को गाइड करती हैं कि वो क्या डिसीजन ले, क्या वो एक्शन ले, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़े थे 3 डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साइंस में। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो बदलते नहीं। फिर हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक में क्या अंतर है। प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो टेक्निक्स होती है वो वे ऑफ डूइंग समथिंग होती है, मतलब वो कैसे करना है वो काम, आपको वो स्टेप्स बताते हैं, आपको प्रोसीजर बताते हैं कि ये स्टेप्स करोगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर थर्ड हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज में क्या अंतर होता है। प्रिंसिपल का मतलब तो पता है, गाइडलाइंस जो आपको डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में मदद करती हैं, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं वो आपको मॉरली बाइंड करती हैं। वो चीजें होती हैं जो आपको एक्सेप्ट होती है या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं होती। मतलब जैसे कि मैं किसी का बुरा होते नहीं देख सकता, ये आपकी वैल्यूज हैं, आपके मूल्य भाव हैं, आपका बिहेवियर है, कुछ जनरल बिहेवियर है जो सोसाइटी से आपसे सीखा है कि आप किसी का बुरा होते नहीं देख सकते या किसी जरूरतमंद की आप मदद अपने आप करने लग जाते हो बिना कुछ सोचे समझे। तो ये आपकी वैल्यूज है। तो ये बच्चों पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली दो जो हमारे महान व्यक्ति रहे हैं, पहले F.W. टेलर और दूसरे हेनरी फ्योल, दोनों के बारे में पढ़ने वाले कि उन्होंने क्या क्या हमको प्रिंसिपल्स दिए थे जो अगर हम अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक नंबर 2, दैट इज हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के साथ। तो कुर्सी की पेटी बांध दो, इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, एक आज का लेक्चर लगेगा और एक थर्ड लेक्चर लगेगा, क्योंकि 14 प्रिंसिपल है, मैं भगाना नहीं चाहता, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। ओके, तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपके एक एंट्रेंस एग्जाम में, आपके मेन एग्जाम में, कि व्हाट हु इज, आई रिपीट, हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, दैट इज हेनरी फ्योल। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन थे? F.W. टेलर। ओके, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के कि अगर आप ये चीज अप्लाई करो तो आपका बिजनेस और आप दोनों ही सक्सेसफुल हो जाओगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है, मैं बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूं और वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है प्रिंसिपल, पहले ओरली समझेंगे फिर रीड करेंगे तो मजे से क्लियर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल होता है कि किसी भी काम को आपको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। फिर उसके बाद उन पार्ट्स को उन लोगों से काम करवाओ जो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो। आई रिपीट, पहले काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर वो काम उनसे करवाओ जो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो। तो जो काम करने में एक्सपर्ट होंगे या बारी बारी से वो ही काम करेंगे तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि उनका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और एफिशिएंसी अपने आप ही आ जाएगी। और एफिशिएंसी का मतलब हमको पता है कि कम खर्चे में हमारा काम होगा, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। आपको ये चीज क्लियर हो गया? हम कम मेहनत में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है। आपको ये चीज क्लियर हो गया? इसलिए आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं इसके अंदर हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। मतलब फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट बना देंगे जिसके अंदर सारे फाइनेंशियल लोग होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, सीएफएस होंगे, सीएमए होंगे, सीएस लोग होंगे जो फाइनेंस का काम संभालेंगे। दूसरे होते हैं हमारे प्रोडक्शन वाले, प्रोडक्शन में सारे प्रोडक्शन वाले लोग होते हैं जो प्रोडक्शन काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। तीसरा होता है हमारा मार्केटिंग वाला, उसमें मार्केटिंग के सेल्स के लोग होते हैं जो कि मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटे बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको उन लोगों से काम करवाते हैं जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है। तो ऐसे में हम स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं और हमारी एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ जाती है। रीड करेंगे तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा। तो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब। A trained specialist who is competent is required to perform each job.
तो लिखा हुआ है ना, एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो काबिल है व्यक्ति है, उससे काम करवाते हैं। और इससे क्या हो जाता है, हम स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब आप एक्सपर्ट बन जाते हो और एक्सपर्ट के साथ आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो फेयोल ने एक्चुअल में बोला क्या था, जरा वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फेयोल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इंटेंट का मतलब क्या चाहता है ये प्रिंसिपल, इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क, ज्यादा काम करो और अच्छा काम करो विद सेम एफर्ट। मतलब ये कि काम उतना ही करो जितना बाकी अदर कर रहे हैं, लेकिन आपका काम ज्यादा होना चाहिए, आपका आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन ही आप अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट्स। एफिशिएंट का मतलब कम वेस्टेज, कम टाइम। तो आप स्पेशलाइज हो उस काम को करने में, तो आप कम टाइम में, कम कॉस्ट में वो काम कंप्लीट कर सकते हो। आगे इन्होंने क्या दे रखा है, in business work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks and performed by specialist or trained employee। तो इन्होंने बोला बिजनेस के अंदर भी अगर आपने ये किया कि किसी बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद उससे उस काम को स्पेशलिस्ट पर्सन से करवाया, तो आपका बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ जाएगा, आप और भी एफिशिएंटली काम कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे में आपका काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों हो जाए, मतलब टाइम पे भी कंप्लीट कर पाओगे और कम खर्चे में भी काम कंप्लीट कर पाओगे। आगे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, वो आप रीड कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एग्जांपल क्या दे रखा है, कंपनी के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एचआर के लिए, और हर एक के लिए हमारा स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है। फाइनेंस के लिए सीए होते हैं हमारे, मार्केटिंग के लिए एमबीएस वाले लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआर लोग होते हैं, और ये मिलकर काम करते हैं, हमारे टारगेट जो अचीव हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला है डिवीजन ऑफ वर्क आप किसी भी तरीके के काम में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो टेक्निकल काम हो, चाहे वो मैनेजरियल काम हो। आई होप बच्चों कोई पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पक्का, कोई भी डाउट? ओके। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल क्या है हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। काफी बढ़िया प्रिंसिपल है। डिवीजन ऑफ समझ में आ गया। फिर बोलता है काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, तो आपको भी अगली बार से क्या करना है, अपने बिजनेस के काम को, अपनी पढ़ाई के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर अच्छे से करना है। सेकंड प्रिंसिपल है बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। ये क्या होता है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों डिसीजन लेने की पावर। Authority is a right to give orders and obtain obedience, and responsibility is corollary to authority। अभी क्या मतलब है समझते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर, किसी को ऑर्डर देने की पावर। मतलब आप अपने लिए खुद डिसीजन ले सकते हो कि मेरे पास ये पावर, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। दूसरा, मैं किसी को ऑर्डर भी दे सकता हूँ। और आपको पता है अथॉरिटी मतलब हमारे पास पावर आती है, कोई काम करने की हमको कोई पावर देता है, तो साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये काम हमको कंप्लीट करके देना है, ठीक है। अथॉरिटी दो तरीके की होती है, एक मेरी अथॉरिटी की मैं क्या काम कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या क्या, मेरी पावर्स क्या है, और दूसरा मैं किसी को ऑर्डर क्या दे सकता हूं। तो अथॉरिटी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है अथॉरिटी टू कमांड, कि सामने वाले को ऑर्डर देना, और दूसरा मेरी पर्सनल अथॉरिटी, मतलब मेरी क्या पावर है, पावर टू टेक डिसीजन। दूसरा वाला क्या, पावर टू गिव ऑर्डर्स, अथॉरिटी टू कमांड। और एक पर्सनल अथॉरिटी कौन सी होती है, इंडिविजुअल अथॉरिटी कौन सी होती है, कि पावर टू टेक डिसीजन, कि मैं अपने लिए क्या फैसले दे रहा हूं, उसके लिए क्या ले रहा हूं। अथॉरिटी आपकी फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, ये टाइम पास वाली बात है। तो अथॉरिटी का मतलब हमको पता लग गया, डिसीजन लेने की पावर, किसी को ऑर्डर देने की पावर। तो इन्होंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी फियोल ने, एक बात कि आपको बस इतना सा काम करना है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस रखना है। अथॉरिटी मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, दोनों चीज में बैलेंस रखना है। अगर आपने अथॉरिटी किसी पर्सन को ज्यादा दे दी और उसको जिम्मेदारी नहीं दी, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। मतलब ये आपने किसी व्यक्ति को ही बोल दिया कि तेरे मन में जैसे मन में आता है तू वैसे काम कर, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। लेकिन आपने सामने वाले को बोल दिया कि उसको आपने पावर नहीं दी, लेकिन आपने उसको जिम्मेदार ठहरा दिया कि तुझे ही काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा और बात बात में तो पूछना पड़ेगा, तो उसके बाद अथॉरिटी नहीं, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है तो आदमी काम नहीं कर पाता है, वो बोझ तले दब जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या रखना है, आपको बराबर रखना है, बैलेंस रखना है। ना तो अथॉरिटी ज्यादा हो, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो। अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मिसयूज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो काम नहीं होगा, काम में मन नहीं लगेगा आपका करने का। क्लियर? तो वही बात उन्होंने लिखी है, An organization should build safeguards against abuse of managerial power। आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि आप मैनेजर पावर का मिसयूज ना होने दें। और दूसरा, किसी भी मैनेजर के पास इतनी तो अथॉरिटी हो कि वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर पाए। आपने उसको काम तो बहुत ज्यादा दे दिया, पावर नहीं दी करने की, तो भैया कुछ तो पावर दो काम करने के लिए। तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है, पावर देनी भी है लेकिन इतनी नहीं देनी कि मिसयूज हो जाए। क्लियर? ओके। तो बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का।
इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल बड़ा ही मस्त है, मैं आप रीड कर लेना, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे एक बात कर रही है सेल्समैन की। अब एक सेल्समैन है जो कि उधार पर सामान बेच सकता है। कंपनी की पॉलिसी है कि आप 40 दिन तक का उधार दे सकते हो। हर एक सेल्समैन को क्या दे रखा है, 40 दिन तक की पावर दे रखी है कि किसी को अगर उधार सामान देना तो 40 दिन तक दे सकते हो। लेकिन एक जो ग्राहक है वो बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 60 दिन का वो दे दो, क्रेडिट दे दो, तो मैं शायद तुम्हें डील दे दूं। ठीक है, तो सेल्समैन को ऐसा लग रहा है कि काश मेरे पास पावर होती, मैं इसको 60 दिन का क्रेडिट देता, तो मैं उससे डील ले लेता, उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता और हमको 50 करोड़ का फायदा हो जाता। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो 40 दिन से क्रेडिट पीरियड को उठाकर 60 कर दे। तो देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डील करेक्ट करना, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो 40 दिन से बढ़ा के 60 दिन का उधार दे दे। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, उसको उधार पीरियड की अथॉरिटी को 60 दिन कर देना चाहिए। लेकिन साथ साथ ऐसा ना हो कि उसके मन में उसको ये बोल दिया कि तेरे मन में जो आता उधार दे दे, ऐसा नहीं करना। लिमिट बता के रखनी है कि मिसयूज ना हो जाए, वरना अपने जान पहचान वालों को क्या बोलेगा, तू दे दियो आराम से 3 महीने 4 महीने, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आप उसकी अथॉरिटी को थोड़ा बढ़ाओ, 40 दिन से 60 करो, जिससे हमारी डील क्रैक हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि 100 दिन का दे दो कि तू 3 महीने बाद दियो, 3.25 महीने बाद दियो, काम चला अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर, कोई भी डाउट? ओके, तो ये एग्जांपल है बच्चों, आप रीड कर लेना, मैंने आपको समझा दिया पूरा। ठीक है, ये नोट्स आपको कहां मिलेंगे आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे अलोंग विद अदर लिंक्स जो मेरी तरफ से आपको पहुंचने चाहिए। तो उन्होंने बस एक बात लिखी हुई है। अच्छा, एक बात और जो बात का ध्यान रखना, एक मैनेजर के पास पूरा पूरा राइट है कि वो अपने जूनियर को पनिश करे, अपने सबऑर्डिनेट को पनिश करे कि अगर वो उसकी अथॉरिटी या उसका ऑर्डर नहीं मान रहा है तो। ध्यान रखना, मौका देंगे कि तूने बात क्यों नहीं मानी, ये बता, एक्सप्लेनेशन दे। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन गलत हुआ तो आप पनिश कर सकते हो उस बात को, अगर वो आपकी अथॉरिटी अगर आपका ऑर्डर नहीं मानता है तो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते तीसरे प्रिंसिपल के बारे में। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड ओबे। क्या ओबे करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, उसका एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट जो काम करने के लिए नेसेसरी है। मतलब ये, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, मैं काम करता हूं, आप काम करते हो, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करने चाहिए। प्लस आपका जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, आपको जिस बिहाफ पर नौकरी दी गई है, वो आपको फुलफिल करने चाहिए, वो आपको ओबे करने चाहिए। तो उन्होंने फ्योल ने क्या बोला, डिसिप्लिन करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? डिसिप्लिन करने के लिए हमको अच्छे सुपीरियर्स चाहिए, फेयर और क्लियर एग्रीमेंट्स चाहिए। मतलब आपकी जो पॉलिसीज होते हैं, आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो फेयर होने चाहिए। प्लस जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, मतलब ये कि किसी को भी ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल एक जज वाली प्रोसेस, कोर्ट वाली प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। किसी को भी पेनल्टी देने से पहले उसको मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात आपके सामने रख पाए। ठीक है, क्लियर। तो डिसिप्लिन का मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करोगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके खिलाफ जुडिशियस पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर, ओके। बच्चों एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, 1 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में क्वेश्चन बन चुका है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बार एक मैनेजमेंट ने अपने लेबर के संग एक एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट क्या किया था कि देखो अभी हमारी हालत थोड़ी है पतली, खराब हालत है, अगर आप ओवर टाइम करो तो हम अभी तो पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तब हम आपको पैसे दे देंगे। तो मतलब ये मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी सिचुएशन खराब है, अभी हम आपको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन आपसे हम ओवर टाइम करवाना चाहते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा हम आपको पैसे दे देंगे। तो ऐसे केस में दोनों को अपने कमिटमेंट फॉलो करने चाहिए। लेबर को ओवर टाइम काम करना चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, और मैनेजमेंट जब प्रॉफिट कमा ले तो वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करे। तो ये चीज भी डिसिप्लिन है कि आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, here discipline when applied would mean that workers and management both honor their commitments without prejudice towards one another। मतलब किसी के भी खिलाफ अपनी भेदभाव वाली पॉलिसी को हटाकर अपने दोनों कमिटमेंट फॉलो कर रहे हैं। वर्कर्स ओवर टाइम कर रहे हैं और जो मैनेजमेंट है बाद में उनके संग प्रॉफिट शेयर कर रहा है और या फिर सैलरी इंक्रीज कर रहा है।
तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका और बच्चे इस आंसर को काफी गलत करके आए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 प्रिंसिपल अभी तक हमने पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ लिया डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और स्पेशलिस्ट लोगों से करवाओ। दूसरा हमने पढ़ा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजन और राइट टू कमांड और अदर, ठीक है ना, ऑर्डर किसी को देना है और खुद का डिसीजन। अथॉरिटी 2 तरीके की होती है, हमने डिस्कस कर लिया था। तो इन्होंने बोला अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस मेंटेन करो, ना तो ज्यादा होगी मिसयूज हो जाए, ना ही कम हो के वो काम ना कर पाए। एग्जाम्पल हमने देख लिया था क्रेडिट पीरियड वाला। तीसरा हमने देख लिया डिसिप्लिन, जिसके अंदर हमको बोला है कि आपको अपने एग्रीमेंट्स, अपने कमिटमेंट्स, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और ये करने के लिए आपको अच्छे सुपीरियर चाहिए, अच्छे एग्रीमेंट्स, अच्छे क्लियर पॉलिसीज चाहिए, और सजा देनी है तो जुडिशियल प्रोसेस अप्लाई होनी चाहिए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा, 14 प्रिंसिपल है टोटल, ध्यान रखना। तो फोर्थ प्रिंसिपल हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब होता है एक, इकट्ठा, एकता, है ना, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, अनेकता में एकता। ऑफ कमांड, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। एक ऑर्डर मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको सिर्फ किसी एक व्यक्ति से ऑर्डर मिलने चाहिए। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं उसको सिर्फ एक व्यक्ति से ऑर्डर मिलने चाहिए। वो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति से ऑर्डर मिलने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बॉस ए की बात मानूं या बॉस बी की बात मानूं। ए की मानूंगा तो बी नाराज हो जाएगा, बी की मानूंगा तो ए नाराज होगा, बीच में फंसूंगा मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी वन बॉस शुड ऑर्डर द एम्प्लॉय। क्लियर? ये समझ में आई या नहीं? चीजें रीड करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब ऐसा नहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस होगा। अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के ऊपर एक बॉस होगा जो सिर्फ उन्हीं 10 को ऑर्डर देगा और किसी को ऑर्डर नहीं देगा। ये चीज का ध्यान रखना है। तो देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस ओवर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अगर 2 सुपीरियर से ऑर्डर आता है तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वायलेट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो यह ध्यान रखना। वही बात इन्होंने यहां पे फिर से रिपीट करी है। ईच पार्टिसिपेंट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन should receive orders from and be responsible to only one superior। मतलब ये ऑर्डर भी एक ही व्यक्ति से लेगा और जवाबदेही भी उसी व्यक्ति पर होगी और किसी से नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन होता है काम करने का। मान के चलो बॉस ए बोल रहा है आप ये काम करो, बॉस बी बोल रहा है आप ये काम करो, तो मैं पहले इसको जवाब दूं, उसको जवाब दूं, उसका काम करूं, उसका काम करूं, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो देयर शुड बी ओनली वन बॉस। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लाइन ले रखी है, वो समझेंगे। इन्होंने बोला है कि अगर आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो जो अथॉरिटी है वो खराब हो जाएगी, अंडरमाइन। अथॉरिटी इज अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है वीक हो जाएगी। दूसरा, डिसिप्लिन इज इन जेओपार्डी, मतलब डिसिप्लिन जो है वो कमजोर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाएगी। मतलब ये कि अगर ऑर्डर ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आपने फॉलो नहीं किया तो डिसिप्लिन गायब हो जाएगा। क्यों डिसिप्लिन गायब हो जाएगा? आप बोलोगे ए के बारे में तो बोलेगा मैंने बी की बात मान ली, बी बोलेगा तूने मेरा काम नहीं करा तो वो बोलेगा मैंने ए की बात मान ली। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये लाइन उन्होंने दे रखी है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये की लाइन है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको हम वायलेट कर दे तो ये चीजें होती हैं। तो उसका आंसर हुआ यूनिटी ऑफ कमांड। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ चुका है। आई रिपीट, ये लाइन दे देंगे कि which principle is violated then this will happen, authorities undermine, discipline is jeopardy, order disturbed, stability threatened। तो कौन से प्रिंसिपल के वायलेट होने पे ये सारे कांड होते हैं? तो आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। मिलिट्री में क्या होता है, हर एक जो हमारे टीम होती है उसका एक हेड होता है, ठीक है ना। जो भी टीम होती है, जो भी कहते हैं ना कि टीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीम ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, या फिर कंपनी, हाँ कंपनी बोलते हैं कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ग्रुप ऑफ मिलिट्री लोगों को कंपनी बुलाया जाता है ना। का वो मिलिट्री की 4 कंपनियां तैनात है, 5 कंपनियां तैनात है, मतलब ग्रुप्स, उनके ऊपर एक ही हेड होता है। मतलब क्या बोला है, दिस प्रिंसिपल रिजेंबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, which principle of management resemble military organization। तो आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान रखना, ये 2 लाइनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने बोला डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करो, 2 की बातें मत मानो, डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम पहले करे किसका काम बाद में करे। क्लियर?
कोई भी डाउट? ओके। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है एक सेल्समैन का, ठीक है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है वो बोलता है कि बेटा तू 10% तक का डिस्काउंट दे दे मेरे कहने से, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है कि 5% से ज्यादा डिस्काउंट मत देना। तो सेल्समैन कंफ्यूज है कि वो मार्केटिंग मैनेजर की बात माने या फिर फाइनेंस मैनेजर की बात माने। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गया है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा, ये समझते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है आपको पता लग ही गया होगा। यूनिटी का मतलब होता है एक, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो एक ही दिशा में आपको काम करना है। आप नहीं बोल सकते कि हमको दिशा पता नहीं ठीक है ना। तो और क्या कहते हैं, रीड करूंगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट्स का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स। तो ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट्स। तो पूरे कोऑर्डिनेशन के संग सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव करने चाहिए। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज having the same objective must have one head and one plan। मतलब ये जो जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका एक ही डायरेक्शन में काम है उन सब का एक ही हेड होना चाहिए और सबका एक ही प्लान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का अलग प्लान है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को अलग प्लान है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को अलग प्लान है। अगर आप सबका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी है तो आपका प्लान भी एक ही होना चाहिए और आपका मेजर हेड जो है वो एक ही होना चाहिए। तो की लाइन है, क्या लाइन है कि वन हेड वन प्लान किस प्रिंसिपल के अंदर होता है? आई रिपीट, वन हेड वन प्लान किस प्रिंसिपल के अंदर होता है? तो आंसर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आप एक दिशा में काम करना चाहते हो, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो। क्लियर हो गया आपको? ओके। इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या दे रखा है? इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार, देन इट शुड हैव सेपरेट डिवीजन। मोटरसाइकिल का अलग होना चाहिए, कार का अलग होना चाहिए। मोटरसाइकिल का अपना अलग इंचार्ज होना चाहिए, कार का अपना एक अलग इंचार्ज होना चाहिए, और किसी भी तरीके से दोनों मैचिंग नहीं होने चाहिए। मतलब ये दे शुड नॉट ओवरलैप, ठीक है ना। दोनों एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि दो लोग जिसमें काम कर रहे हैं वो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, वो एक्टिविटीज यहाँ हो रही है। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच प्रिंसिपल्स प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, तो आपको आंसर क्या देना है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लिख लो, which principle prevents overlapping of activities, repetition of activities? The answer is unity of direction। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? पक्का? ओके। अब बात करेंगे आज के लास्ट प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या है, समझते हैं। देखो बच्चों, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बिल्कुल से। हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हाई लेवल नीड्स, उसकी अपनी अलग डिमांड होती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पर्सनल नीड्स हमने पढ़ी थी, सोशल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, हाई लेवल नीड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल नीड्स भी हैं, इंडिविजुअल की नीड्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी कीमत पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमेशा ऊपर ही रहने चाहिए किसी इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। मतलब ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति बोलता है कि मुझे रोज आधे दिन की छुट्टी दे दो, क्यों? क्योंकि मुझसे काम नहीं होता है, तो आप ऐसा नहीं होने दोगे। मतलब ये किसी एक व्यक्ति के लिए, आई रिपीट, किसी एक व्यक्ति के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दांव पर नहीं लगाओगे। नो इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड टेक ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। समझ में आ गया? रीड करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। वही बात लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा प्रायर रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, किसके कंपैरिजन में? इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है ना। वही चीज लिखा हुआ है। एवरी वर्कर हैज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कंपनी हैज एन ओन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टाइम पास वाली बात लिखी हुई है, मतलब हमको समझ में आ गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को तवज्जो नहीं देनी है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को तवज्जो देनी है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल आपको केस स्टडी के फॉर्मेट में देंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो करना चाहिए या फॉलो नहीं हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दे रखा है। कंपनी चाहती है कि वो मैक्सिमम आउटपुट बनाए और कम सैलरी या कंपेटिटिव सैलरी दे, जैसे बाकी लोग दे रहे हैं वैसे हम भी सैलरी दे रहे हैं।
ये कंपनी का गोल है, ज्यादा से ज्यादा काम करो कंपेरेटिव सैलरी पे। लेकिन हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी हो लेकिन काम कम से कम हो। ऐसा हो सकता है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गोल के कंपैरिजन में, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय बोलता है कि यार मुझे कुछ कंसेशन दे दो, मुझे 2 घंटे जल्दी जान दो, एक आध बार की तो उस बात समझ में आती है, लेकिन वो रोज बोल रहा है कि मुझे रोज 2 घंटे पहले चाहिए, तो बाकी एम्प्लॉयज भड़क जाएंगे, है कि नहीं? बाकी एम्प्लॉयज बोलेंगे हमको भी 2 घंटे जल्दी जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के लिए हम बाकी सबसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो भैया ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल देख लिया, और भी एग्जांपल दे रखा है। क्या दे रखा है कि हमको है ना सारे स्टेक होल्डर का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वो लोग जो हमारे बिजनेस को बड़े चाह की नजर से देखते हैं, जिनका हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है। कौन कौन होता है? हमारे ओनर्स, शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे डेटर्स, जो हमको पैसा देते हैं, हमारी टैक्स अथॉरिटी, हमारे कस्टमर, हमारी सोसाइटी, इन सब का हमारे बिजनेस पे ध्यान रहता है। हमारे बिजनेस से इनको कुछ ना कुछ हमेशा मिलता रहता है। क्रेडिटर्स, डेटर्स से पैसे लेना देना होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है, शेयर होल्डर से बाद प्रॉफिट जाता है। तो ये सारे लोग हैं जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की वजह से, किसी एम्प्लॉय की वजह से इन सब के संग कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्लियर? आगे एग्जांपल और रखा है कि किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए, मतलब मान के चलो मैं एम्प्लॉय हूं, मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट। तो ये कुछ केसेस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं, क्योंकि एग्जांपल्स एग्जाम में देते हैं और फिर आपसे बोलेंगे बताओ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारा एक एम्प्लॉय है जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने किसी रिश्तेदार को सामान सस्ते रेटों पे बेचता है, बाकी सबको ज्यादा प्राइस पे बेचता है। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल है जो कि वायलेट हुआ है, कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो नहीं हुआ है? तो आंसर है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके। तो बच्चों आज हमने 6 प्रिंसिपल अच्छे से रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए। पहली बार पहला हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हमने पढ़ा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा हमने पढ़ा डिसिप्लिन, चौथा हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और छठा हमने पढ़ा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब एक सवाल आता है, सर ये याद कैसे होंगे इतने सारे प्रिंसिपल? तो याद करने का तरीका आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक कीवर्ड है, और आपने वो याद कर लिया जो कि चुटकी का काम है, एक चुटकी का काम है, 1 मिनट का काम है, आपको प्रिंसिपल सारे याद हो जाएंगे, टिप्स पे लाइन बाय लाइन याद हो जाएंगे, एक भी नहीं भूलोगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का हम इतना ही रखेंगे, बाकी के प्रिंसिपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।